है। तो यहाँ देखिए आप लिबरलाइजेशन स्टार्ट कर लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट। तो देखिए लिबरलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये बाय नेम इज क्लियर। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब फ्रीडम। भाई लिबरलाइजेशन वर्ड से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं? इट रेफर टू द फ्रीडम, यस और नो? बताओ बच्चे। हेलो। यस सर। तो लिबरलाइजेशन का हम एक सिमिलर वर्ड ढूंढ यस सकते सर। हैं, दैट इज फ्रीडम। तो अब हम इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं कि लिबरलाइजेशन रेफर टू द फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन विच वाज इम्पोज्ड इन बिटवीन 1950 टू 1990। अभी आपने देखा कि ये क्राइसिस क्यों आया था? ये क्राइसिस इसलिए आया था क्योंकि 1950 से 1990 तक हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हमने लगा दी इकोनॉमिक प्लानिंग में। इसके अलावा हमने एग्रीकल्चर में, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपने आईपीआर देखा, लाइसेंसिंग देखा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस, वैसे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हमने लगा दी। तो अब हमारे को क्या करना था लिबरलाइजेशन में? वो सारी रेस्ट्रिक्शंस हमें ख़त्म करनी थी। वो दैट इज कॉल्ड लिबरलाइज। सो लिबरलाइजेशन में हमने क्या किया? जो भी हमने अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसको हमें क्या करना था? हमारी गवर्नमेंट को रिमूव करना था। तो लिबरलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ, क्या हो गया? फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस विच वाज इम्पोज्ड इन बिटवीन 1950 टू 19। क्या ये डेफिनेशन बना सकते हैं? क्या लिखा हुआ वैसे इसमें? लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी रिमीन्स द इट्स ए फ्रीडम यस सर। फ्रॉम द डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल या अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस विच वाज इम्पोज्ड इन बिटवीन 1950 टू 1990। आई होप इट्स क्लियर। मीनिंग क्लियर है? मतलब ओवरऑल देखा जाए तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग एक वर्ड से हमने कर लिया, दैट इज फ्रीडम। यस और नो? यस सर। ये हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या? देखो, इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव ऑफ लिबरलाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले देखिए कि लिबरलाइजेशन मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी। तो सबसे पहला था कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना। आपने देखा था अभी लिमिटेशन के अंदर जब हमने फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेक्टर की लिमिटेशन पढ़ी तो उसमें हमने ये तो पढ़ा था कि लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन पढ़ा था, यस और नो? जब लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन था, लैक ऑफ कंपटीशन था, तो ओवरऑल प्रोडक्शन कम था, है ना, इन्वेस्टमेंट कम था, फॉरेन रिजर्व्स कम था। तो वो सारी प्रॉब्लम जो आपने पढ़ी थी ना फॉरेन ट्रेड वाली, फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेक्टर की लिमिटेशन, यस सर। बस उन्हीं को सॉल्व करना था यहाँ इसका मोटिव। तो लिबरलाइजेशन का मोटिव वही था। तो देखिए सबसे पहला वही कॉम्पिटिटिवनेस आ गया। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाना था, मॉडर्न लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन हो रहा था तो उसको बढ़ाना था। फिर उसके बाद में डेप्ट बर्डन, जो वो तभी पॉसिबल था जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा ये देखिए, टू रिलीज द ग्रोथ प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरल एनर्जी। तो हमने देखा था कि उस टाइम में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी तो उनको बढ़ाना था, यस और नो? वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यस और नो? तुमने लास्ट क्लास में पढ़ा था द लिमिटेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल यस सेक्टर। सर। और तो मतलब ऐसे कनेक्टिविटी करोगे ना बच्चे आप, उससे क्या होगा? आपको डुप्लीकेशन ऑफ वर्क से बच जाओगे। आप अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को लग रहा है कि यार यहाँ से कनेक्ट हो सकता है उसको हमने कनेक्ट कर लिया, तो वही चीज़ वाइस वर्सा कर देनी है। एक जगह याद करो उसको वाइस वर्सा कर, यहाँ वाइस वर्सा कर दिया, यहाँ पढ़ लिया तो वहाँ वाइस वर्सा कर दो। यस और नो? क्लियर? यस सर। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इसमें। रिफॉर्म अंडर द, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन। ये पूरे चैप्टर का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये 5 है जो लिबरलाइजेशन, उसके अंदर जो रिफॉर्म्स कहे गए उनको हमने ब्रॉडली 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने सेकंड चैप्टर को डिवाइड किया था जैसे फर्स्ट चैप्टर को, वैसे तो ये 5 पार्ट्स क्या क्या थे? सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, सेकंड में पढ़ा, अभी भी आ गया। ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स एंड ये टैक्स वाला हमने डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी टैक्स वाला पढ़ते आ रहे हैं अभी तक हम। और फॉरेन एक्सचेंज, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा ही था। और ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के अंदर तो ट्रेड पॉलिसी यहाँ वापस आ गया। तो ये ट्रेड पॉलिसी, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही है। ट्रेड पॉलिसी और इंडस्ट्रियल सेक्टर ये तो कंटिन्यू चल रहा है, बाकी और नए पॉइंट्स आ गए। तो इस तरीके से ये 5 रिफॉर्म्स किए गए अंडर द लिबरलाइजेशन। अब इनको वन बाय वन पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्या होता है, इनके ऊपर पर्टिकुलर पे शॉर्ट नोट्स आता है बच्चे। जैसे इस पर किसी भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% आता है और आएगा भी। तो इसका मतलब जैसे आ गया कि व्हाट वाज द
इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, व्हाट वाज द फॉरेन ट्रेड, कुछ भी पूछ ले तो कोई एक आपसे इसमें पूछा जाता है बेसिकली, तो उसके अंदर फिर आपको पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में हमारे को 4 पॉइंट्स करने हैं। सबसे पहले तो पॉइंट याद करो आप। सबसे पहला पॉइंट है लाइसेंसिंग। ये भी देखो हम पढ़ चुके हैं, मतलब नया कुछ भी नहीं है। लाइसेंसिंग के बारे में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आईपीआर में। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर, इसके बारे में पढ़ा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये भी हमने सेकंड चैप्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ा है। और लास्ट के अंदर जो है मार्केट फोर्सेज, जैसे ये जो है ना फ्रीडम फ्रॉम एमआरपी, इसको कट कर देना, केवल हम मार्केट फोर्सेज के बारे में एक ही पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी सारा बस। अब इसके बाद मार्केट फोर्सेज और फर्स्ट पॉइंट रख लो, इसके बाद का सारा कट कर दो के अंदर, जहाँ तक फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म तक का सारा कट करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ये मैंने ऐड ऑन कर रखा है, तो हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा है कहाँ से कट करना है? तो कहाँ से कहाँ तक करना है वो हाँ बताना देखो, ये वापस। जो फोर्थ पार्ट है मार्केट फोर्सेज का फर्स्ट पॉइंट रख लो, यहाँ से सेकंड पॉइंट से लेके यहाँ से क्रॉस लगाना स्टार्ट करो, तो क्रॉस लगाते जाओ यहाँ तक। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म से पहले पहले पूरा क्रॉस करना है। कर लिया? अच्छे से कर लेना इसको, ठीक है? तो अब देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में कौन से 4 रिफॉर्म्स हुए, पॉइंट याद हो गए क्या? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म अगर अगेन फर्दर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स। बताओ, देखो पहले तो लिबरलाइजेशन 5 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर उसमें से फर्स्ट पार्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, उसके भी 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं? एनीवन? फर्स्ट पार्ट क्या है? लाइसेंसिंग। सेकंड? यस सर। Contraction, पब्लिक सेक्टर। थर्ड? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और फिर मार्केट। अब बताओ, ये तीनों वर्ड तो आप पहले ही सुन चुके हो, सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया ना। लाइसेंसिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि हाउ एंड वाई प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड थ्रू द लाइसेंस। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ा था हमने आईपीआर में, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है। तो ये सारे हमने, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो जो पढ़ा था उसी के अंदर प्रॉब्लम थी, उसी के बारे में हम लिखेंगे। और उसके बाद में फ्री मार्केट फोर्सेज का एक पॉइंट छोटा सा और है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अब फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है लाइसेंसिंग। तो इसमें 2 कीवर्ड्स बनाने, एक प्रायर 1991, कि प्रायर 1991 गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस लाइसेंसिंग, और वो क्यों किया था उसका रीजन हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक सेपरेट क्वेश्चन पढ़ा था हमने, वाई एंड हाउ प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल थ्रू द लाइसेंस। उसमें हमने पढ़ा था कि हाउ मतलब थ्रू द लाइसेंस, और वाई उसके 2 रीजन पढ़े थे। किसको याद है क्या कि प्राइवेट सेक्टर को क्यों लाइसेंस के थ्रू क्यों रेगुलेट किया गया था? किसको याद है? हमने पढ़ा था उस टाइम में। एनीवन? क्वेश्चन ये था कि हाउ एंड वाई प्राइवेट सेक्टर आर रेगुलेटेड। तो हाउ का आंसर था कि थ्रू द लाइसेंस, और वाई का आंसर हमने 2 कीवर्ड किए थे। तो पता है क्या? फर्स्ट था रीजनल इनइक्वालिटीज, और सेकंड था डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, कुछ लिमिटेड गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था। तो बहुत सारी गुड्स का प्रोडक्शन, मतलब डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना था। और कुछ स्टेट्स का डेवलपमेंट हो रहा था, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रीजनल ग्रोथ करना था। बेसिकली रीजनल ग्रोथ करना था। रीजनल ग्रोथ मतलब कुछ लिमिटेड स्टेट्स ही डेवलप हो रहे थे, बाकी सारे स्टेट्स डेवलप नहीं हो रहे थे। तो वो जो इनइक्वालिटीज थी, रीजनल इनइक्वालिटीज, उसको ख़त्म करना था, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना था। तो ये 2 रीज़न थे जिनकी वजह से गवर्नमेंट ने 1950 से 1991 के बीच में प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट किया, और उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये तो प्रायर 1991 में बता रखा है। अब क्या किया? तो अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स ली, तो वो बता रखा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट ने वो जो लाइसेंसिंग थी वो सारी खत्म कर दी, और केवल 7 इंडस्ट्रीज में कर दिया उसको। ओनली लिमिटेड लाइसेंसिंग, ओनली लिमिटेड टू द 7 इंडस्ट्रीज। और ये पूरे 7 का नेम याद होना चाहिए आपको। तो देखो, ये पूरे 7 इंडस्ट्रीज के बारे में आपको ये नेम भी याद करने हैं आपको। मतलब उस टाइम में 2 स्टेप्स ली गई, इसमें मतलब 2 कीवर्ड्स हो गए लाइसेंसिंग में। एक तो प्रायर 1991, और एक हम कह सकते हैं कि अबोलिस्ड। लाइसेंसिंग वॉज अबोलिस्ड एंड ओनली रेस्ट्रिक्टेड एंड लिमिटेड टू 7 इंडस्ट्रीज।
तो इसमें तो अब 7 इंडस्ट्रीज़ के नेम तो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मेरे को समझाने के लिए कुछ है नहीं। यस और नो? तो बताओ फर्स्ट पॉइंट क्लियर है क्या? लाइसेंसिंग सिस्टम। बोलो बच्चे, क्लियर? यस सर। ना उसके बाद आ जाओ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो अब आपने देखा था कि उस टाइम आईपीआर में पढ़ा था, और आईपीआर में था देयर वाज अ 3-fold क्लासिफिकेशन। ये आईपीआर में पढ़ा था हमने। तो आईपीआर में हमने पढ़ा था कि इन द आईपीआर देयर वाज अ 3-fold क्लासिफिकेशन। किसी को पता है कि व्हाट वाज द 3-fold क्लासिफिकेशन इन आईपीआर? तो 3-fold क्लासिफिकेशन हमने क्या किया था? फर्स्ट, देयर वाज अ डोमिनेंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। 17 इंडस्ट्रीज हमने जो एक्सक्लूसिवली हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया था। सेकंड कैटेगरी जो बनाई थी उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों को बना दिया था, हालांकि डोमिनेंसी पब्लिक सेक्टर की थी। और थर्ड कैटेगरी जो बनाई थी वो क्या थी? एक्सक्लूसिवली फॉर द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। तो इसका मतलब पूरी इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट एक्सक्लूसिवली पब्लिक सेक्टर, सेकेंड पब्लिक प्राइवेट, और थर्ड एक्सक्लूसिवली प्राइवेट। ये पढ़ा था, यस और नो? 3-fold क्लासिफिकेशन याद आ गया? Yes, sir. तो अब प्रायर, इसमें भी वही प्रायर 1991 वही पढ़ेंगे। किधर वो जो क्या था? डोमिनेंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। ओवरऑल देखा जाए तो देखो, फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड सेक्टर तो पूरा पब्लिक सेक्टर ही था, और लास्ट में जो रिमेनिंग इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि प्रायर 1991 देयर वाज अ डोमिनेंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। फर्स्ट पॉइंट तो प्रायर 1991 का बन गया। अब क्या किया? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी प्रेजेंट में केवल 2 इंडस्ट्रीज में बस क्या जरूरत है? पब्लिक सेक्टर के पास है। कौन सी वाली? एक तो एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। अब रेलवे भी पार्शियली, मतलब रेलवे भी पूरा कंप्लीट गवर्नमेंट के पास नहीं है, बहुत सारे ऐसे उसका पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो एटॉमिक एनर्जी 100% अभी भी गवर्नमेंट के पास है। रेलवे का पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। तो इसका मतलब जो पहले गवर्नमेंट को पास 17 तो रिजर्व ही थे, उसको 17 को केवल 2 पे लाके ख़त्म कर दिया। मतलब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को ख़त्म करते करते अब ओनली बस 2 इंडस्ट्रीज तक लिमिटेड कर दिया। यस और नो? यस सर। अब आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर आपने देखा था, ये भी पूरा टॉपिक हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि जो इन्वेस्टमेंट जो इसमें लिमिट होती है वो कितनी थी? 1 करोड़। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1 करोड़ थी। पहले उसमें 5 लाख थी, फिर 1 करोड़ हो गई, फिर 5 करोड़ हो गई 5, और अभी प्रेजेंट में 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट लिमिट हो गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए ना। इसमें देखो प्रायर 1991 क्या था? आपने देखा था कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उसमें एक क्वेश्चन पढ़ा था ना कि हाउ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर प्रोटेक्टेड। उसमें हमने पढ़ा था 2 उसमें सब पॉइंट्स हमने तैयार किए थे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को 1950 से 1991 में कैसे गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया था। तो 2 मेथड यूज किए थे गवर्नमेंट ने। एक, रिजर्व कर दिए थे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया था। और सेकेंड, कंसेशंस, फाइनेंशियल कंसेशंस दिए गए थे, टैक्स रिबेट और वो सारी चीज़ें। याद आ रहा है? ये पढ़ा था हमने, यस और नो? यस सर। स्मॉल स्केल Yes, इंडस्ट्री में sir. पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब अब क्या कर दिया रिफॉर्म्स में? तो प्रायर 1991 क्या था? देयर वाज अ रिजर्व कैटेगरीज थी फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नाउ अब क्या कर दिया? डी रिजर्व कर दिया। एक तो डी रिजर्व आ गया, पहले वाले में रिजर्व आ गया, फिर डी रिजर्व आ गया, फिर इन्वेस्टमेंट लिमिट भी क्या हो गई? 1 करोड़ थी, 1 करोड़ से अभी 5 हुई, और 5 से अभी कितनी होगी? 10 करोड़ हो गई। तो ये भी रिफॉर्म्स हो गया। और बाकी वाला पॉइंट काट दो इसमें, बस ये 3 ही पॉइंट करने, फर्स्ट 3 पॉइंट्स। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपको 3 पॉइंट्स ही करने, ठीक है? MSMED माइक्रो स्मॉल से लेकर हाँ ये हाँ बस फर्स्ट 3 नॉट पॉइंट टू रखना, है बाकी 2 अपना। पॉइंट काट दो। ये बाकी नेक्स्ट 2 पॉइंट्स डिलीट है। मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है जो एनसीईआरटी में नहीं है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हो, बाकी वैसे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है ना। अब लास्ट बचता है बच्चे, दैट इज मार्केट फोर्सेज। ये तो बहुत एक ही पॉइंट है इसमें, तो बस बाकी तो आपने डिलीट मार दिया, एक ही पॉइंट है। मतलब 1991 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अपना इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दिया और सारा किस पे छोड़ दिया? मार्केट फोर्सेज। अभी मार्केट फोर्सेज क्या होते हैं? मतलब डिमांड एंड सप्लाई। अब सब कुछ किस पे छोड़ दिया गवर्नमेंट ने? डिमांड एंड सप्लाई। ये मार्केट फोर्सेज, ये हमने पढ़ा ना माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि ये सप्लाई होती है, ये डिमांड, सारे डिसीजन उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये मार्केट फोर्सेज पे गवर्नमेंट ने पूरा कर दिया।
अब इसका एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पेट्रोल डीजल की प्राइस देखो 1991 से पहले क्या होता था और अभी अभी भी काफ़ी टाइम तक पेट्रोल डीजल की प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, बट नाउ गवर्नमेंट ने इसमें बिल्कुल विड्रॉल कर लिया। गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो पेट्रोल डीजल की प्राइस है वो टोटली डिमांड सप्लाई से होती है, जितनी डिमांड होगी जितनी सप्लाई उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होती है। तो हम कह सकते हैं कि नावा डेज गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सब कुछ फ्री मार्केट पे छोड़ दिया। फ्री मार्केट मतलब टोटली डिमांड एंड सप्लाई। यस और नो? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज वन। एक पार्ट हमने पूरा कर लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। में कोई डाउट है तो बताए। दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। तो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में देयर वर टू टाइप ऑफ रिफॉर्म, एक बैंकिंग रिफॉर्म्स था और एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म था। हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल और केवल क्या है, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स है। क्या है? बैंकिंग स्टॉक सेक्टर रिकॉर्ड्स। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज रिफॉर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, बस नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा आपको। बाकी वैसे एनसीईआरटी की बात करें तो केवल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से बस थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ें तो स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो अब सबसे पहले मेन फोकस हमारा बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में रहेगा। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म में सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हुआ, अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीजन क्योंकि आपने मनी बैंकिंग पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो मनी बैंकिंग चैप्टर पढ़ने के बाद में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले अगर इसमें जो मेजर रिफॉर्म हुआ वो हुआ कि रोल ऑफ आरबीआई, चेंज ऑफ रोल ऑफ आरबीआई। अर्लियर आरबीआई जो था वो क्या था, एक रेगुलेटर था, नाउ वो क्या हो गया, फैसिलिटेटर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, रेगुलेटर और फैसिलिटेटर। कीवर्ड तो हमारा ये रहेगा कि शिफ्ट ऑफ रोल ऑफ आरबीआई, ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट का। अभी रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर का मतलब क्या है, देखो क्या हुआ, ऐसे समझो आप इसको समझने के लिए कि जैसे हमारे जो टीचर्स थे, पहले के जो टीचर होते थे, जो हमारे आपके पेरेंट्स के जो टीचर्स थे, आपके पेरेंट्स भी आपको बताते होंगे कि वो रेगुलेटर थे, मतलब वो डोमिनेट करते थे और उनके अगेंस्ट में कोई बोल नहीं सकता था। और मतलब बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंसी होती थी। जो टीचर ने बोल दिया वो सब कुछ सही है, चाहे वो गलत भी बोल रहा है तो भी सही माना जाता था। बट नावा डेज आजकल जैसे मैं आपका टीचर हूँ तो आज हम रेगुलेटर नहीं फैसिलेटर हो गए। पहले वाले टीचर तो क्या करते, पिटाई कर देते थे और आपको पढ़ाते भी थे और पिटाई भी करते थे सब कुछ। आज के टाइम में टीचर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि प्लीज़ आप लोग क्या करिए, पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो एक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। मतलब वी आर जस्ट फैसिलेटर, वी आर नॉट रेगुलेटर। सेम वैसे ही पहले आरबीआई क्या था, डोमिनेट करता था, हर चीज़ आरबीआई डिसाइड करता था और कमर्शियल बैंक को इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। नाउ अब आरबीआई थोड़ा फैसिलेटर हो गया, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन हो गया, थोड़ा फ्रीडम दे दी कि कमर्शियल बैंक अपने लेवल पे भी बहुत सारे डिसीजन ले सकते हैं और वो जस्ट फैसिलिटेटर है। मतलब एक हेल्पफुल, बस सारे फंक्शंस कमर्शियल बैंक ही करती है। जैसे हमारी क्लास में अब बच्चे ही सब कुछ करते हैं, टीचर बस एक हेल्प कर सकता है कि भाई कहीं कोई दिक्कत आई तो यू कैन आस्क फॉर द हेल्प, अदरवाइज हम बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं सारा। तो वही चीज़ है कि इसी तरीके से आरबीआई ने पूरा किस पे, कमर्शियल बैंक पे छोड़ रखा है। जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है देन आरबीआई का रोल होता है, बाकी वैसे आरबीआई का रोल मिनिमम हो गया, पहले पूरा ही आरबीआई का रोल होता था। तो आई होप ये समझ में आ गया, रेगुलेटर टू फैसिलेटर, यस और नो? यस सर। क्लियर टू Yes, एवरीवन? sir. ओके। नाउ अब सेकंड पॉइंट देखो, बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर पढ़ा आपने। तो सेकंड पॉइंट किसका आ गया, सीआरआर और एसएलआर का आ गया। फिर बैंक रेट का आ गया। तो ये तो आपको पता है व्हाट इज सीआरआर, व्हाट इज एसएलआर। तो ये इनकी रेट पहले बहुत ज्यादा थी, अब आरबीआई ने इनकी रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया। मतलब अब जो भी सर्टेन परसेंटेज आरबीआई, जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखा है खुद के पास, वो अब कम रखना पड़ेगा, जबकि पहले ज्यादा रखता था। तो वो एक रिफॉर्म कर दिया। बैंक रेट क्या होता है, हाँ, तो बैंक रेट इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स द लोन टू द कमर्शियल बैंक, ठीक है, फॉर द लॉन्ग पीरियड विदाउट कोलेट्रल। लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और विदाउट कोलेट्रल होता है। बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, बैंक रेट रेपो रेट में डिफरेंस पूरी टेबल पढ़ी थी ना। तो बैंक रेट, सीआरआर, अब बैंक रेट भी पहले क्या था, बहुत ज़्यादा था, उसको भी आरबीआई ने क्या कर दिया, कम कर दिया, ये रिफॉर्म कर दिया। तो इनका कीवर्ड लिखते चलना आप। फर्स्ट का कीवर्ड हो गया शिफ्ट इन द रोल ऑफ आरबीआई, सेकंड में सीआरआर एसएलआर, थर्ड में बैंक रेट, फोर्थ के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट पहले बहुत कम थी, उसको अप टू 70%, 74% बढ़ा दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बेसिकली यहाँ Yes, sir. एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ बेसिकली हम किसकी बात करें, एफडीआई की बात करें। तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब पहले हमारे इंडिया के अंदर अलाउ नहीं था, अब उसको 74% तक कर दिया कि किसी भी कंपनी में, जैसे कोई भी बैंक है, उस बैंक में कोई बाहर की फॉरेन की जो बैंक है वो 74% तक उसमें इन्वेस्ट कर सकती है।
ये लिमिट बढ़ा दी थी, मतलब पूरा कंट्रोल वो ले सकती है, तो ये लिमिट बढ़ा दी तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब FIIs क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? ये हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। FIIs क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस? FDI में इसमें क्या डिफरेंस होता है? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। FDI और FIIs में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, FDI और FIIs क्या होता है बेसिकली, ये इन्वेस्टमेंट के टाइप होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, वन इज FDI एंड वन इज FIIs। तो अब ये क्या होता है? FDI का मतलब होता है जैसे गूगल इंडिया, गूगल ने क्या किया, पूरी एक नई ब्रांच खोल दी इंडिया के अंदर, गूगल इंडिया का 100% कंट्रोल गूगल का ही है, और वो गूगल इंडिया खोलते हैं, मतलब पूरी सेपरेट ब्रांच खोलती है, तो इसको बोलते हैं FDI, जिसमें 100% कंट्रोल है और पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर की कंपनी ने इंडिया में कर दिया और उसका 100% कंट्रोल उसी कंपनी का है, तो वो होता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और FIIs मतलब आप क्या करते हो, डायरेक्ट कंपनी में डायरेक्ट कंपनी की ब्रांच नहीं खोलते, आप क्या करते हैं शेयर मार्केट के थ्रू, जैसे इंडिया की मान लो टाटा की कोई कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या करेगा, कोई भी फॉरेनर है वो इंडिया के शेयर मार्केट में टाटा की पर्टिकुलर कंपनी है उसके शेयर्स खरीद लेगा। अब वो जितने भी शेयर खरीदेगा उतनी % उसकी ऑनरशिप हो जाएगी, बट वो इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा, डायरेक्ट कंट्रोल तो टाटा का ही है क्योंकि 51% से ज़्यादा उसी के पास है, अब उससे ज़्यादा वो देगा नहीं। तो इसका मतलब FIIs मतलब इन्वेस्टमेंट थ्रू द शेयर मार्केट और FDI मतलब डायरेक्टली। बस यही तो फ़र्क है दोनों में, यस और नो? क्लियर? जी सर। तो ये यस सर। FIIs मतलब वही आ गया इन्वेस्टमेंट के थ्रू म्यूचुअल फंड। इसमें कौन कौन आते हैं FIIs में? जैसे मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड, ये सारे क्या करते हैं, पेंशन फंड, ये सारे शेयर मार्केट के थ्रू काम होता है। जो शेयर मतलब किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के आप जो करते हो वो म्यूचुअल फंड, ये सब सारी चीज़ें उसी में आती है। तो ये इसका कीवर्ड FIIs आ जाएगा, इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, में आ जाएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक आ जाएगा। मतलब 1990 से पहले केवल फॉरेन बैंक, सॉरी, पब्लिक सेक्टर बैंक ही हुआ करती थी, प्राइवेट सेक्टर बैंक होती नहीं थी ना। अब 1991 के बाद RBI ने क्या कर दिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी अलाउ कर दिया और फॉरेन बैंक्स को भी अलाउ कर दिया, दोनों के अलाउ कर दिया। और आज तो आप देखो HDFC एशिया की लार्जेस्ट बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक देखो कितना ज़बरदस्त ग्रोथ कर लिया, तो HDFC एक बहुत बड़ा बैंक हो गया है अभी। तो इस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट एज वेल एज द फॉरेन बैंक, तो ये प्राइवेट और फॉरेन बैंक को अलाउ कर दिया। देन फ्रीडम ऑफ सर्टेन सेलेक्टेड बैंक टू सेट अप द न्यू ब्रांच, एक तरह से फ्रीडम आप ले सकते हो, फ्रीडम वर्ड ले सकते हो यहाँ, कि अब RBI ने फ्रीडम दे दिया, मतलब यही तो फ्रीडम देना ही तो क्या है, रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर है कि RBI ने क्या कर दिया, कमर्शियल बैंक को फ्रीडम दे दिया। इसका मतलब RBI क्या हो गया, फैसिलिटेटर हो गया। तो फ्रीडम दे दिया कि कोई भी बैंक है अपनी ब्रांच कहीं ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन ऑफ RBI। पहले ऐसा नहीं होता था, RBI की परमिशन लेनी पड़ती। तो ये एक फ्रीडम वाला पॉइंट हो गया। देन उसके बाद में जनधन योजना, इसके बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। क्या होता है जनधन योजना? मैंने आपको बताया भी था, पहले समझाया था मनी बैंकिंग में, और फिर मैंने कहा था कि ये आगे आएगा जनधन योजना के बारे में हम पढ़ेंगे LPG में, तो देखो आप पढ़ लो। ये जनधन योजना क्या है, ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें गवर्नमेंट जिन लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है उनके बैंक अकाउंट ओपन करवाया था गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द प्रधानमंत्री जनधन योजना टू प्रोवाइड द वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज द वीकर सेक्शन एंड लो इनकम, और उन बैंक अकाउंट ओपन करवा के उनके थ्रू जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है उनका वो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है। तो बेसिकली ये जो जनधन योजना है उसके थ्रू गवर्नमेंट ने बैंक के अकाउंट ओपन करके जो भी गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है फॉर द स्पेशली पुअर सेक्शन, उनको वो स्कीम्स का बेनिफिट देना चाह रही है, तो वो जनधन योजना स्कीम है। तो इसमें जनधन योजना आ जाएगा। तो बताओ कीवर्ड एक बार रिपीट करो। 15 role of RBI. ठीक है, सेकंड, CRR and SLR. थर्ड, Bank rate, फोर्थ, foreign investment, फिफ्थ, FII. ठीक है, सिक्स, Establishment of private sector bank. या एस्टेब्लिशमेंट ही ले लो। एस्टेब्लिशमेंट के बाद में आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट मतलब प्राइवेट और फॉरेन दोनों बैंक आ जाए, तो एस्टेब्लिशमेंट हो गया। देन Freedom. देन उसके बाद में जनधन। तो आप देखो ये कीवर्ड से कितना इजी हो जाता है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि यार इतना बड़ा कैसे याद होगा, बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे। बस आपको मेन फोकस कीवर्ड्स पे करना। तो कीवर्ड से कितने फायदे हो गए, कीवर्ड से एक तो क्या हो गया, आपको याद करना इजी हो रहा है। एक क्या होता है कि कीवर्ड याद करने से आपका कुछ भी मिस नहीं होगा,
पूरा फुल फ्लेज्ड आंसर लिख के आ सकते हो। अदरवाइज आप पैराग्राफ में याद करोगे तो कुछ ना कुछ आप इंपॉर्टेंट भूल ही जाओगे, बट कीवर्ड्स करने के बाद भी आप भूल नहीं सकते। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। अब आ जाओ बच्चे, स्टॉक मार्केट वाला तो वैसे भी हमारे लिए बस जस्ट रीड आउट, वैसे कोई देखो पहले क्या होता था, सारे फाइनेंशियल सेक्टर को केवल एक ही आरबीआई कंट्रोल करता था। नाउ 1991 के बाद में अब दो इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में, अभी दो इंस्टीट्यूशन है जो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करते हैं। बैंकिंग सेक्टर को सारा आरबीआई करता है, और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है स्पेशली स्टॉक मार्केट, उसको जो कंट्रोल करता है वो करता है सेबी, द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एक अलग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हो गया जो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट के लिए सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं होता है। तो ये एक तो सेबी का इस्टेब्लिशमेंट हो गया। दूसरा वो या वापस एफआईआई, जब सेबी आ गया तो डेफिनेटली क्या हो गया, स्टॉक मार्केट ग्रोथ कर गया। आज स्टॉक मार्केट इसी वजह से ग्रोथ कर गया क्योंकि सेबी ने आके पूरे रूल्स रेगुलेशन बना दिए, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया, मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आ गई, सब कुछ क्लियर है। तो अब लोग आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं होता है। तो इसी की वजह से अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बढ़ गए और फॉरेन के इन्वेस्टर्स भी बढ़ गए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स वही आ गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब जो बाहर के लोग हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने लगे शेयर मार्केट के थ्रू। तो वो सेबी की वजह से हुआ क्योंकि सेबी ने आके पूरा प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये तो बस जस्ट रीड आउट ओनली, बाकी वैसे तैयार नहीं करना इसको, ठीक है? यस सर। तैयार नहीं करना इसको, Yes, sir. ओके। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल रिफॉर्म्स। तो ये फिजिकल वर्ड हम समझ चुके हैं पहले ही। फिजिकल वर्ड जहाँ भी आएगा का मतलब रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है। पढ़ा था अभी हमने फिजिकल डेफिसिट में। फिजिकल वर्ड आते हैं हम क्या समझेंगे, Yes, sir. फिजिकल वर्ड रिलेटेड टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो अब ये वही है कि फिजिकल रिफॉर्म्स बोलिए या रिफॉर्म्स रिलेटेड गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, मतलब सेम ही है। तो आगे जाओ तो ब्रैकेट में लिख लो आप, फिजिकल रिफॉर्म्स ऑब्लिक टैक्स रिफॉर्म्स ऑब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स। आप कुछ भी लिख लो, ये इनका सबका मतलब सेम ही होता है, ठीक है? तो अब Yes, इसमें sir. मेनली जो है वो देखो गवर्नमेंट के जो आगे तुम देखो गवर्नमेंट बजट में पूरा पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसके कितने आइटम्स होते हैं, पूरा पढ़ेंगे वो डिटेल में कि आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट वो डिटेल में पढ़ेंगे। आइटम्स ऑफ रेवेन्यूज़ कि कहाँ कहाँ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो ये तो बहुत सारे होते हैं, बट अभी हम जो मेन देखें, जो मेन गवर्नमेंट का जो सोर्स होता है वो टैक्स होता है, और जो मेन जो खर्चा गवर्नमेंट करती है वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे और सब्सिडी उन पे खर्चा करती है। तो ये हम ब्रॉडली हम यहाँ ले रहे हैं, बाकी डिटेल में हम गवर्नमेंट बजट में पढ़ेंगे। तो अब जो उससे यहाँ हम इन रेवेन्यू साइड की बात करें तो रेवेन्यू साइड में मेन सोर्सेज हम टैक्स है, तो टैक्स वाला पार्ट पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हमारा फिजिकल रिफॉर्म्स है वो बेसिकली लिमिटेड टू द टैक्स रिफॉर्म्स यहाँ, बट ये पर्टिकुलर है, प्रिसाइज है। बाकी फिजिकल रिफॉर्म्स का मतलब तो बहुत सारे रिफॉर्म्स, मतलब रिलेटेड टू ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर सारा आ गया इसमें। बट यहाँ हमारा जो फिजिकल रिफॉर्म्स है वो बेसिकली जो लिमिटेड है वो टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, मतलब रेवेन्यू साइड पे ज़्यादा फोकस है यहाँ। तो गवर्नमेंट का उस टाइम में रेवेन्यू बहुत कम था, तो उसका गवर्नमेंट ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स में रिफॉर्म्स किए। तो अब टैक्स में क्या रिफॉर्म किए वो हम देखेंगे, बट उससे पहले ये समझे कि टैक्स होता है क्या है, उसके टाइप क्या है। तो आई थिंक ये तो सबको बेसिक नॉलेज होगा कि टैक्स जो है वो कौन पे करता है, पब्लिक। Citizens. हाँ. किसको पे करता है, Public. किसको पे करता है, गवर्नमेंट को। Government. और टैक्स क्या होता है, कंपलसरी होता है। Government. क्या अवॉइड कर सकते हो आप टैक्स को, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट। Sir. Yes, Yes, sir. Compulsory. तो इस आप डेफिनेशन आप ही बना सकते हो। व्हाट इज टैक्स, टैक्स इज द कंपलसरी पेमेंट विच इज मेड बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट। बताओ उसकी डेफिनेशन में कोई दिक्कत, जब आपको ये पता ही है कि भाई टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है और वो कौन करता है, पब्लिक करता है, किसको, गवर्नमेंट को, तो डेफिनेशन बन सकती है टैक्स की, यस और नो। Yes. टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट विच इज मेड बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट। अब देयर आर टू टाइप ऑफ टैक्स, अभी भी और पहले भी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये तो बेसिक आइडिया होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या फर्क है, ये तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। Yes, sir. बताओ Yes. Yes. क्या होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट तो जैसे इनकम टैक्स हो गया, हम्म, वो तो हमें पे करना पड़ रहा है, वो हमारी कहीं से लाइबिलिटी भी है। पर इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस पे बहुत इनडायरेक्टली हम लोग पे कर रहे हैं उसमें बीच में प्रोड्यूसर आ जाता है जीएसटी वगैरह में। तो मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब द टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्ट,
मतलब जिस पर्सन पे टैक्स लगेगा वही पे करेगा उसको। बट जैसे मान लो मेरी इनकम है और मेरी इनकम पे टैक्स लगा तो वो जो मेरे को ही पे करना है। तो दैट बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्ट टू द अनदर पर्सन। जैसे जो जीएसटी है वो लगता प्रोड्यूसर पे है और पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर। तो ये बेसिकली आगे अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी आगे गवर्नमेंट बजट में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम। ये टैक्स वाला पार्ट आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो आप बेसिक आइडिया ले लो कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स और व्हाट इज टैक्स। तो आई होप ये बेसिक आइडिया मिल गया कि आपको व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। यस सर। अब बच्चे टैक्स यस सर। टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी देखिए। अब आपने देखा था फर्स्ट चैप्टर से लेकर सेकंड चैप्टर तक कि उस टाइम में जो थे वो टैक्स हमारा गवर्नमेंट हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो बेसिकली ब्रिटिश रूल का था। तो ब्रिटिश रूल ने क्या कर दिया था, जो टैक्स थे उनकी रेट बहुत ज़्यादा कर दी थी एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ओवरऑल जो टैक्स थे उनकी रेट बहुत ज़्यादा थी। सेकेंड, मल्टीपल सिटी ऑफ, आपने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे। तो बहुत सारे टैक्स थे, मल्टीपल सिटी ऑफ टैक्स था। जो सबमिशन ऑफ टैक्स, मतलब आप जो टैक्स सबमिट करते हो उसका प्रोसेस वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारा पेपर वर्क होता था टैक्स को सबमिट। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे इलिटरेट पर्सन है बेचारे, वो टैक्स गवर्नमेंट को दे ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर इतना कॉम्प्लिकेटेड था, इतना पेपर वर्क था। तो सबमिशन टैक्स वॉज, और देर वॉज नो इनोवेटिव टैक्स, मतलब कोई ऐसे इनोवेटिव प्रोग्रेसिव टाइप के जो जिसका बर्डन पुअर पे कम हो रिच पे ज़्यादा हो, मतलब ऐसे कोई इनोवेटिव टैक्स नहीं थे मार्केट में। तो अब हम देखें तो टैक्स से रिलेटेड 4 प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी बताओ? तो टैक्स से रिलेटेड 4 प्रॉब्लम्स थी, कौन कौन सी? फर्स्ट, कि ओवरऑल जो रेट ऑफ टैक्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। सेकेंड, मल्टीपलिसिटी ऑफ टैक्स, बहुत सारे टैक्स थे। थर्ड, सबमिशन ऑफ टैक्स वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और फोर्थ क्या था कि देयर वॉज नो इनोवेटिव टैक्स। तो अब गवर्नमेंट ने आके इन 4 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। तो बस यही 4 रिफॉर्म्स बन गए। मतलब क्या रिफॉर्म किए? जो टैक्स रेट थी उसको रिड्यूस कर दिया नंबर ऑफ टैक्स रिड्यूस करके अभी देखो आप इनडायरेक्ट टैक्स में केवल एक ही कर दिया, जीएसटी। पहले इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे। अब गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस, मतलब जो बहुत सारे टैक्स थे उनको खत्म करके उसको 1 टैक्स बना दिया, 1 कंट्री 1 टैक्स। ठीक है। सबमिशन ऑफ टैक्स अभी आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, इतना इतना ईजी कर दिया कि आप आराम से ऑनलाइन भी आप घर बैठे टैक्स गवर्नमेंट को पे कर सकते हो। और इनोवेटिव टैक्स मतलब जीएसटी, जैसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स था, सेल्स टैक्स था। तो सेल्स टैक्स का इंप्रूवमेंट क्या आया? वैल्यू एडेड। और वैल्यू एडेड का इंप्रूवमेंट क्या आया? जीएसटी, जो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब जिसका बर्डन पुअर पे कम और रिच पे ज़्यादा है। तो एक तरीके से इनोवेटिव टैक्स है। तो इससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, वेलफेयर भी हो रहा है। तो ये एक इनोवेटिव टैक्स गवर्नमेंट ने, तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट इसमें टैक्स के दे रखे हैं। एक पॉइंट इसमें एक्सपेंडिचर का दे रखा है। 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट तो टैक्स रिफॉर्म के दे रखे हैं। और एक जो पॉइंट है वो एक्सपेंडिचर साइड का दे रखा है कि गवर्नमेंट ने जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर था वो कम कर दिया। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में क्या क्या आता था? जैसे अचानक कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ जाती थी फॉर द वेलफेयर, फ्री सर्विसेज, तो वो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, धीरे धीरे कम करती जा रही है, ताकि गवर्नमेंट पे अननेसेसरी बर्डन, मतलब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती थी वो धीरे धीरे गवर्नमेंट खत्म करती जा रही है, ताकि एक्सपेंडिचर कम हो जाए और रेवेन्यू बढ़े, जिससे गवर्नमेंट का फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा। तभी तो फिजिकल डेफिसिट इंप्रूव हुआ। भाई पहले फिजिकल डेफिसिट खराब क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू तो आज था नहीं और खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। अब गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स कर दिए कि रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए टैक्स को रिफॉर्म कर दिए, और जो एक्सपेंडिचर था उसको धीरे धीरे गवर्नमेंट कम करती जा रही है, जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि पहले कोई भी गवर्नमेंट स्कीम थी, जैसे एलपीजी सिलेंडर ले लो, उसका फायदा सब ले रहे थे, सबको बेनिफिट मिल रहा था, सबको सब्सिडी मिल रही थी। अब गवर्नमेंट ने आधार पैन कार्ड इनसे लिंक करके क्या कर दिया कि जो रियली एपीएल बीपीएल और जो पुअर है उन्हीं को बेनिफिट मिल रहा है, बाकी को सब्सिडी। तो इसलिए गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बर्डन कम हो गया। इस तरीके से नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो थे गवर्नमेंट के, वो धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कम कर ली। तो ये एक बार पढ़ लीजिए, 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, सॉरी, जस्ट रीड आउट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट का कीवर्ड क्या हो जाएगा? रिड्यूस, टैक्स रेट कम होगी, ओवरऑल द रेट ऑफ टैक्स कम हो गई। सेकंड, सिंप्लीफाइड हो गए, सबमिशन ऑफ टैक्स वॉज सिंप्लीफाइड। थर्ड, जो इसमें दे रखा है कि एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू एंश्योर द यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ वेट ऑन ऑल द स्टेट्स हियर, वेरी रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, दिस कंसीडर ए बिगेस्ट एवर टैक्स रिफॉर्म। तो मतलब ये हो गया कि जो मल्टीपलिसिटी ऑफ टैक्स था वो कम हो गया, मतलब 1 कंट्री 1 टैक्स। गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर दी, मतलब पहले मल्टीपल्स बहुत सारे टैक्स थे, अब टैक्स कम करके यूनिफॉर्म टैक्स, मतलब 1 कंट्री 1 टैक्स कर दिया।
और नाउ टैक्स स्ट्रक्चर हैज़ बीन सिंप्लीफाइड एंड मॉडरेट इज द कंप्लाइंस एंड देयरफॉर टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक आप इनोवेटिव टैक्स का पॉइंट बना लो, एक क्या बना लो, उसका मल्टीपलिसिटी ऑफ टैक्स हैज़ बीन रिड्यूस, तो ये 2 पॉइंट इसके बन जाएंगे, और एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर हैज़ बीन रिड्यूस। तो ये ऐसे 5 पॉइंट्स हो गए आपके। इससे पहले कौन सा टैक्स था? जीएसटी से पहले टैक्स था वैल्यू एडेड टैक्स। और वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? आपने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा है। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है सिद्धि? नेशनल इनकम में आपने वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा है। व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड? यस सर। कंट्रीब्यूशन। वैल्यू एडिशन क्या होता है? यस दी सर, कंट्रीब्यूशन। तो जो Production प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोड्यूसर है, उन प्रोड्यूसर जो कंट्रीब्यूशन जो करते थे उसमें जो टैक्स लगता था, जैसे मान लो कोई प्रोड्यूसर एक कमोडिटी बनाने में जितना कंट्रीब्यूशन करेगा उस पर जो टैक्स लगता था, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। और उसी का फिर इंप्रूवमेंट क्या आ गया? जीएसटी। और वैल्यू एडेड से पहले क्या था? सेल्स टैक्स। पहले सेल्स टैक्स हुआ करता था जो सब पे बराबर ही लगता था, फिर वैल्यू एडेड टैक्स में आके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से लगना किया, और उसका भी इंप्रूवमेंट आ गया, दैट इज जीएसटी, जिसमें स्लैब्स बन गए। अभी आगे पढ़ेंगे, पूरा जीएसटी पे एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार करेंगे आगे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब हमने देखा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस में पढ़ा था कि हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस में हमने फॉरेन ये फिजिकल डेफिसिट का भी पढ़ा था, और इकोनॉमिक क्राइसिस में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स क्या हो गए थे? डिक्रीज हो गए थे। अब गवर्नमेंट को बढ़ाने थे, इसके लिए तो रिफॉर्म करना ही था। तो बस वो ये कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है क्या है, ये कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, ठीक है, इसके क्या यूजेज होते हैं, सारा मैंने बताया था जब आपको कल क्लास में। तो ये तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में बढ़ाना था गवर्नमेंट को, तो बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? वो रिफॉर्म्स बन जाएंगे। तो देखिए इसमें 3 कीवर्ड्स है बेसिकली। सबसे पहला डिवैल्यूएशन, एक ही वर्ड मार्क कर लो। आरबीआई ने क्या कर दिया? डिवैल्यूएट कर दिया हमारे रुपीज को। अब मैं समझाऊंगा ये क्या होता है अभी। सेकंड डेप्रिसिएशन, में डेप्रिसिएशन कर लो मार्क, ये रहा डेप्रिसिएशन, एक्सचेंज वैल्यू डेप्रिसिएट कर दिया, मतलब हमारी करेंसी को डेप्रिसिएशन हमारा कर दिया, अभी मैं समझाऊंगा। और थर्ड के अंदर हम कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज परमिटेड। 3 रिफॉर्म्स कर दिए गवर्नमेंट ने। अभी तीनों से कैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा वो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है वो क्या होती है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है? जैसे अभी रेट चल रही है $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज। 83 रुपीज। तो क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। मतलब कि अगर आज आपको $1 खरीदना है तो आपको 83 रुपीज देना पड़ेगा। मतलब ये वो रेट होती है जिसपे वन करेंसी इज कन्वर्टेड टू इनटू द अनदर। हालांकि ये तो पूरा चैप्टर आगे मैक्रो के अंदर पूरा एक चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो सोचो आप उन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट अभी मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है। कि वो रेट जिसपे वन करेंसी इज कन्वर्टेड टू अनदर, और हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट है कि वो रेट जिसपे रुपीज डॉलर इज कन्वर्टेड इंटू रुपीज या रुपीज कन्वर्टेड इंटू डॉलर, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है, अभी ये चल रही है। तो अब इस फॉरेन एक्सचेंज रेट को आपको ये दिमाग में आया होगा कि यार ये ऐसे कैसे हो गया, ये $1 इक्वल्स टू 83 क्यों हुआ। आपको सरप्राइज होगा कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस टाइम में $1 इक्वल्स टू क्या था? हम मान लेते 1 रुपी था। क्या था? 1 रुपी था। 1 रुपी। आज ये इतना पहुंच गया कि हम ये कह सकते हैं कि एक अमेरिकन और 83 इंडियंस, मतलब ये हमारी इमेज बन रही है। जितना ज़्यादा हमारा ये रेट बढ़ता जाता है उतना ही हमारी इमेज डाउन हो। तो इतनी ज़्यादा इमेज ख़राब हो रखी है हमारी कि हमारा रुपीज़ कितना वीक है, कितना कमज़ोर है कि $1 इक्वल्स टू 83 रुपीज़। तो ये कैसे हुआ? ये यहाँ तक पहुँचा। तो ये कैसे पहुँचा? तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा रोल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट ने क्या किया अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बढ़ेगा। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाने के 2 ही तरीके हैं। एक तो क्या करो, 3 तरीके हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक तो हमारा क्या है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं, एक हम इंपोर्ट कम करें, और एक हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आए। तो लोग जो फॉरेन वाले इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे। तो अब गवर्नमेंट हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए उनके पास और तो कोई ऑप्शन था नहीं, यही ऑप्शन था कि हमारी करेंसी को हम क्या कर लें, डिवैल्यूएट कर लें, मतलब उसकी वैल्यू कम कर लें। तो हमारी करेंसी की वैल्यू कम करती गई, जिससे क्या हो गया कि हमारे एक्सपोर्ट जो है ना वो सस्ते हो गए। तो इससे बाहर के लोग हमारे एक्सपोर्ट खरीदने लग गए।
तो इस वजह से गवर्नमेंट ने कभी 20% हमारी करेंसी को क्या कर दिया, वैल्यू कम कर दी, कभी 10%, कभी 30%, ऐसे करते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए। बिकॉज क्योंकि हम एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे थे। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने अपनी करेंसी को क्या कर दिया, डिवैल्यूएट कर दिया। मतलब डिवैल्यूएशन क्या हो गया कि डिवैल्यूएशन मतलब व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज बाय द गवर्नमेंट। तो डिवैल्यूएशन समझ में आ गया, जब गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नमेंट है हमारी करेंसी की वैल्यू को कम कर दे इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, तो उसको क्या बोलेंगे, डिवैल्यूएशन बोलेंगे। आगे आगे तो बच्चे हम इसको पूरा डायग्राम के साथ सब कुछ पढ़ेंगे, बट अभी बस केवल बेसिक समझना है आपको कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, और कौन कम कर दे, गवर्नमेंट कम करे, तो दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। और अगर ये डिमांड सप्लाई से कम हो, जैसे डिमांड सप्लाई से कैसे, जैसे आज आप देखिए, आप 70-80% हमारी डेली लाइफ का 60-70% हम जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं किसके यूज़ कर रहे हैं, यूएस से। आज यूएसए को पावरफुल किसने बनाया, इंडिया तो बना रहा है, क्योंकि हम यूएसए के प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ में देख लो, आप आसपास में देखोगे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया लेके, गूगल लेके, माइक्रोसॉफ्ट लेके, है ना, लैपटॉप्स लेके, फ़ोन्स लेके, ऐसे अगर आप देखोगे ओवरऑल तो आपको लगेगा कि 50-60 या 60-70% हम प्रोडक्ट यूएसए के यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब यूएसए के प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो डॉलर हमारे से स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये डिमांड सप्लाई पे हमने छोड़ दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अब गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दिया। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो किस पे छोड़ दी, डिमांड सप्लाई पे। तो ये डिमांड सप्लाई से अब डेली बेसिस पे चेंज होती है कि अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर यूएसए के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो यूएसए की डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये डिमांड सप्लाई पे अब चलता है, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब डिमांड सप्लाई से के थ्रू अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और अगर गवर्नमेंट हमारी करेंसी की वैल्यू कम करती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन। और दोनों से ही हमारा क्या बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। आई होप इट्स क्लियर। आप ये देखो कि दो वर्ड समझ में आ गए क्या, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, ये समझ में आ गया क्या सबको? यस सर। तो बताओ, ये दो पॉइंट हमारे क्लियर हो गए कि सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, डिवैल्यूएशन किया, और उससे हमारे एक्सपोर्ट बढ़ाए, और उससे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा। फिर अभी प्रेजेंट में क्या सिस्टम चल रहा है, डेप्रिसिएशन, मतलब ये डिमांड सप्लाई से हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। और थर्ड जो है, अभी देखो हमारी गवर्नमेंट पूरा फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंडिया में इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करें। और कोविड के बाद चाइना की जो इमेज ख़राब हुई उसका भी हम फ़ायदा उठा रहे हैं, और मिल भी रहा है हमारे को कि भाई चाइना में अब जो है काफ़ी कंपनी जाना नहीं चाहती, तो अभी इंडिया को ही वो एक बेस्ट सेकंड ऑल्टरनेट मान रही है। तो अभी इंडिया धीरे धीरे उसका भी फ़ायदा ले रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम आज इनवाइट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया में आए, मैन्युफैक्चरिंग करवाए, यूनिट्स लगाए इंडिया में। तो उससे क्या होगा, वो आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरेन कैपिटल आ जाएगा, तो उससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स थे वो रिफॉर्म्स रिलेटेड टू इंक्रीज द फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन करेंसी। और वो तीन तरीके से हो सकती है, एक डिवैल्यूएशन करके, एक डेप्रिसिएशन से, और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट। आई होप ये क्लियर है क्या तीनों पॉइंट? चले आगे। यस सर। नाउ अब लास्ट आ गया बच्चे इसका, ये लास्ट पॉइंट आ गया, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो अब देखिए, फॉरेन ट्रेड आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, फॉरेन ट्रेड आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा, और सेकंड चैप्टर का फॉरेन ट्रेड इसमें काम आएगा। तो सेकंड चैप्टर में फॉरेन ट्रेड में क्या पढ़ा था, किसको पता है? कि सेकंड ट्रेड में मतलब फॉरेन ट्रेड इन बिटवीन 1950 टू 1990, बताओ क्या था? फॉरेन ट्रेड का अदर नेम क्या थे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। लास्ट टू लास्ट क्लास में तो पढ़ा है मैंने, फॉरेन ट्रेड इन बिटवीन 1950 टू 1990, फोर्थ पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर। यस और नो? सर। उसका मतलब उस टाइम में हमने क्या कर दिया था, क्लोज्ड इकोनॉमी कर दी थी, इनवर्ड लुकिंग, और उसमें टैरिफ और टैक्स लगा के हमने उसको क्या कर दिया था, हमारे फॉरेन ट्रेड को हमने क्लोज कर दिया था। यस और नो? दो मेथड यूज किए थे हमने फॉरेन Yes, ट्रेड sir. में, वन इज टैरिफ, और सेकंड क्या यूज किया था, कोटा। टैरिफ और कोटाज लगा दिए थे हमने इंपोर्ट्स पे, यस और इससे हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया था, मतलब इंपोर्ट्स को हमने बैन कर दिया था। तो कैसे बैन किया था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के दो मेथड कौन से थे? वन इज टैरिफ, मतलब टैक्स लगा दिया हमने, हाई टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, और सेकंड हमने कोटा कर दिया था। कोटा क्या था बताओ, व्हाट वाज द कोटा? ओके।
भाई हमने एक लिमिट लगा दी थी, सर्टेन लिमिट की, अप टू दिस लिमिट हम क्या करेंगे, केवल इंपोर्ट करेंगे, बाकी सारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करेंगे। तो कोटा मतलब फिक्सिंग द लिमिट ऑन द इंपोर्ट्स, कि अप टू सर्टेन, मतलब कंप्लीटली तो बैन कर नहीं सकते थे, आज भी नहीं कर सकते, पहले भी। तो हमने एक अप टू सर्टेन लिमिट लगा दी कि इस लिमिट तक हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, बाकी सारा डोमेस्टिकली। तो वो था कोटा। ये दो मेथड, दो रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी हमने फॉरेन ट्रेड पे, एक टैरिफ मतलब टैक्स लगा दिए थे, और दूसरा कोटा। तो आप बताओ रिफॉर्म्स क्या होगा फॉरेन ट्रेड में? रिफॉर्म यही तो होगा कि हमने वो टैरिफ्स हटा दिए, हमने वो कोटाज हटा दिया, यस और नो? यही तो रिफॉर्म करेंगे, और क्या करेंगे, जो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो हमने रिमूव कर दी। तो दो तो यही पॉइंट हो जाएंगे, दो पॉइंट और करने इसमें। तो देखो सबसे पहला, एक्सेप्ट द डिफेंस गुड्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली एजार्डियस सम सेंसिटिव द मार्केट हैव बीन ओपन फॉर द ऑल गुड्स। तो ये मार्केट हैव बीन ओपन, ये कीवर्ड्स मार्क कर लो कि पहले हमने क्या कर दिया था, मार्केट क्लोज कर दिया था, बहुत सारी गुड्स को हमने बिल्कुल बैन कर दिया था कि इनका हम इंपोर्ट नहीं करेंगे डोमेस्टिकली। अब केवल ये कितनी गुड्स है, एक्सेप्ट द डिफेंस गुड्स और एनवायरमेंटली हैजार्डियस, ये बस गुड्स को छोड़ के बाकी सारी गुड्स क्या कर दी, ओपन कर दी कि हम उन सब का इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया ओपन, ठीक है। फिर टैरिफ वाला आ गया, तो हमने पहले बहुत सारे टैरिफ टैक्स लगा दिए थे, वो अब टैक्स कम कर दिए। मार्केट कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ा दिया। अब जब आप बताओ मार्केट को ओपन कर दोगे, टैरिफ कम कर दोगे, तो कंपटीशन अपने आप बढ़ेगा। पहले कोई क्या था, देखो पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज नाउ गिव अप, देयर हैज बीन ए क्लियर शिफ्ट फ्रॉम द एम्फेसिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टू एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो पहले हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया था, अब हमारा टारगेट हो गया एक्सपोर्ट प्रमोशन। और क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन, ये कोटा वाला आ गया, क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स एग्रीकल्चर, ये सारा हमने रिमूव कर दिया। और ये लास्ट वाला पॉइंट हमें करना नहीं, फेरा वाला, तो ये हटा दो। तो अब देखो कीवर्ड, सबसे पहले पॉइंट का कीवर्ड क्या हुआ, बताओ सबसे पहले पॉइंट का कीवर्ड क्या हुआ? Markets have been opened. हाँ, मार्केट्स हैव बीन ओपन, ठीक है। सेकंड टैरिफ, सेकंड का क्या आ गया, टैरिफ मतलब टैक्स ऑन द इंपोर्ट्स, वो कम हो गया। थर्ड कॉम्पिटिटिव कंपटीशन, मार्केट कंपटीशन बढ़ा दिया। इसमें बेसिकली कीवर्ड हम ले लेते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन ले लेते हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन आ जाएगा, इसके अंदर क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगी। जो क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब ही कोटा होता है, कोटा क्वांटिटिव रेस्ट्रिक्शंस, ये मतलब एक ही है। तो ये Yes, sir. अब हमारा प्राइवेटाइजेशन इज सॉरी लिबरलाइजेशन इज नाउ कंप्लीट। ये लिबरलाइजेशन वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। तो देखो लिबरलाइजेशन में हमने क्या क्या किया, सबसे पहला हमने क्या किया, लिबरलाइजेशन के अंदर सबसे पहले मीनिंग किया, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव्स किए, और फिर उसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन, इसके अंदर ये 5 पॉइंट्स हमने कर लिए, और इनके अंदर भी सब पॉइंट्स हमने कर लिए। तो इन सब के शॉर्ट नोट्स आपको तैयार, मैंने पहले बता दिया था कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है द शॉर्ट नोट्स ऑन द ऑल रिफॉर्म अंडर द लिबरलाइजेशन। तो इनमें से किसी भी एक, जैसे आ गया फिजिकल पे, फॉरेन पे, किसी भी के भी एक पे आ सकता है, 100% आएगा। मतलब जैसे हम कहते हैं कि सेकेंड चैप्टर के अंदर जो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग जो थे वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। सेम वैसे ही ये है कि बोर्ड के अंदर यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये जो 5 रिफॉर्म्स थे अंडर द लिबरलाइजेशन, इनके शॉर्ट नोट्स आराम से लिख सकते हैं आप। मैं तो ये कहता हूँ कि आप Yes, क्या करो, sir. इसका Yes, sir. याद करने का Yes, तरीका, sir. देखो याद करने का तरीका क्या है, आप क्या करिए, ये फ्लो चार्ट बनाइए पूरा इस तरीके से। फिर आप इसके अंदर क्या करिए, आगे इसमें भी एरो लगा के इसके कीवर्ड्स, पहले इसके सब पॉइंट लिख दो, फिर उनके कीवर्ड लिख दो। इसमें तो सब पॉइंट है नहीं, डायरेक्ट ही कीवर्ड लिख दो, इसमें भी डायरेक्ट कीवर्ड, इसमें भी डायरेक्ट कीवर्ड, इसमें भी। तो इस तरीके से एक पूरा मैप बना लो, पूरा एक फ्लो चार्ट बना लो, और उसको स्टिकी नोट्स पे बना के उसको पेस्ट कर लो। तो जब भी आप देखोगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाएगा, मतलब आपको इतना इजी हो जाएगा कि बस कीवर्ड्स आपको याद करने, बाकी रीडिंग लगानी है, सेंटेंस आप बना लोगे। तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यस और नो? Yes, sir.